हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुरंजय कुमार गौरव और आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का लेक्चर। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरकास्टिंग के बारे में। फॉरकास्टिंग क्या होता है? फॉरकास्टिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ अकरेंस, टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो भविष्य की कोई घटना का आकलन करना, एस्टिमेशन करना, उसके परिमाण का क्या कहलाता है? फॉरकास्टिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ फॉरकास्टिंग। On the basis of duration, forecasting is of the following types. बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के आधार पर फॉरकास्टिंग तीन प्रकार की होती है। पहला, शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग, द रेंज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस फ्रॉम 1 आवर, यानी कि ये इसकी जो फॉरकास्टिंग की रेंज होती है वो 1 आवर टू 1 ईयर तक होती है। या इट इज़ फॉर वन सीजन, या एक सीजन के लिए होती है, या कुछ मंथ के लिए होती है, या कुछ सप्ताह के लिए होती है। ये शॉर्ट रेंज फॉरकास्टिंग होती है। यह पास्ट डाटा पर यानी कि पुराने डाटा पर निर्भर यानी आधारित होती है। इसके बाद दूसरा है मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग। मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग में रेंज ऑफ फॉरकास्टिंग, इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 से 5 ईयर होता है। एज द रेंज लेस देन 5 ईयर मोर एक्यूरेसी, यदि रेंज जो है फॉरकास्टिंग की रेंज अगर 5 ईयर से कम है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। इट इज़ यूजफुल इन कैपिटल एंड कैश प्लानिंग। इसका प्रयोग यह कैपिटल प्लानिंग, कैश प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग और प्रोडक्ट का प्लानिंग में यूजफुल होता है। इट नीड्स जजमेंट एज वेल एज टाइम सीरीज एनालिसिस। इसमें निर्णय और साथ साथ टाइम सीरीज की का विश्लेषण क्या होता है, आवश्यकता होती है। इसमें निर्णय और टाइम सीरीज की विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड प्रकार की जो होती है, तीसरे प्रकार की जो फॉरकास्टिंग होती है उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग। इसका रेंज होता है मोर देन 5 ईयर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अदर फॉरकास्टिंग। यह अन्य फॉरकास्टिंग की अपेक्षा क्या होती है, कठिन होती है। इसका प्रयोग कैपिटल प्लानिंग, प्लांट लेआउट, नए प्रोडक्ट के प्लानिंग के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की प्लानिंग के लिए क्या किया था, यूज किया जाता है इस फॉरकास्टिंग मेथड का, रेंज का। द मेथड ऑफ फॉरकास्टिंग क्या होता है, क्वालिटेटिव टेक्निक यूज करता है ये। अब नेक्स्ट वन है मेजरिंग फॉरकास्ट एरर। फॉरकास्ट एरर कैसे मेजर किया जाता है, तो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसको कहते हैं मैड या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉरकास्टेड वैल्यूज। इसमें क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के डिफरेंस का मीन ले लेते हैं, इसको एवरेज ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मीन एवरेज, मीन एब्सोल्यूट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, मीन एब्सोल्यूट होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो इसका फार्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इक्वल टू समेशन टी इक्वल टू 1 to n मॉड डी टी माइनस एफ टी अपॉन एन। तो डी टी क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिमांड
फॉर पीरियड टी, और एफ टी क्या होता है, फोरकास्टेड डिमांड फॉर पीरियड टी। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एरर। तो एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स है जिसमें हम क्या करते हैं, एरर को इसमें कैलकुलेट करते हैं। इसमें नेक्स्ट मेथड होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर, MSE, एवरेज ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल एरर इन फोरकास्ट। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डिफरेंस होता है उसका स्क्वायर करके उसका एवरेज ले लेते हैं। तो मीन स्क्वायर एरर इक्वल टू होता है समेशन टी इक्वल टू 1 to n डी टी माइनस एफ टी होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। ये हमारा फार्मूला होता है MSE, यानी कि मीन स्क्वायर ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर का। इसके बाद नेक्स्ट होता है बायस होता है। बायस क्या होता है, बायस इज मेजर ऑफ ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन। ये होता है, बायस होता है मेजर हो, यानी कि इसका मापन किया जाता है कि ओवर एस्टिमेशन हो रहा है या अंडर एस्टिमेशन हो रहा है। इफ़ बायस पॉजिटिव, यदि बायस का वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है तो अंडर एस्टिमेशन होता है। यदि बायस निगेटिव आता है तो ओवर एस्टिमेशन होता है। फार्मूला बायस का होता है बायस इक्वल टू समेशन टी टू टी बराबर 1 से n डी टी माइनस एफ टी अपॉन एन। ट्रैकिंग सिग्नल, इट इज द रेशियो ऑफ मेड फॉर एन पीरियड टू बायस टिल एन पीरियड। ये क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन और बायस का एन पीरियड तक, यानी कि यहाँ इसका फार्मूला आता है समेशन टी इक्वल टू 1 to n डी टी माइनस एफ टी अपॉन एम ए डी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। इसमें सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग में एक्सट्रापोलेशन होता है। तो क्या होता है इसमें, ये होता है इजीएस्ट वे ऑफ फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन फ्यू पास्ट डाटा ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और ईयर के हिसाब से एक ग्राफ खींचा गया है। इसमें क्या कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरफ हमारा क्या है, पास्ट डाटा है, और इधर हम क्या कर लिए, इसको एक्सट्रापोलेशन किए हैं उसका, कि इधर भी इसी तरह क्या होगा, फोरकास्टिंग होगा प्रीवियस डाटा के आधार पर। तो इसका कहते हैं हम एक्सट्रापोलेशन। नेक्स्ट वैल्यू इज बीइंग एक्सट्रापोलेटेड ऑन द ग्राफ एक्सटेंडिंग द कर्व ज्वाइनिंग द ऑलरेडी नोन वैल्यूज। क्या करते हैं, जो ऑलरेडी नोन वैल्यूज होती है वहाँ से लेकर के आगे तक हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ खींचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रापोलेशन कहते हैं प्रीवियस डाटा के आधार पर। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस में हम लोग 4 तरह के मेथड होते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड होता है, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में देखते हैं क्या क्या होता है। तो सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज मेथड में द फोरकास्ट फॉर T+1 पीरियड के लिए क्या होता है, यानी कि T+1 पीरियड के लिए फोरकास्ट की वैल्यू क्या होती है, तो यह T+1 इक्वल टू होता है 1/n समेशन आई इक्वल टू T+1 माइनस n से T डी आई। और डी आई क्या है, एक्चुअल डिमांड फॉर द ith पीरियड। और एन क्या है, नंबर ऑफ पीरियड इंक्लूडेड इन ईच एवरेज। प्रत्येक एवरेज में एन नंबर ऑफ पीरियड्स को जो कहते हैं एन से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है इस पर आधारित।
द डाटा ऑफ ए मशीन सेंटर इज गिवन। किसी मशीन सेंटर का एक डाटा दिया गया है जिसमें उसके मंथ दिए गए, एक तरफ उसका क्या दिया गया है, लोड मशीन आवर दिया गया है कि मशीन पर कितना लोड है। तो पहले मशीन पर 525 लोड है, दूसरे मशीन पर पहले मंथ में 525, दूसरे मंथ में 600, तीसरे मंथ में 660, चौथे मंथ में 750, पाँचवें मंथ में 860, छठे मंथ में 920 और सातवें मंथ में 950 है। इसमें पूछा है इफ़ ए 5 month मूविंग एवरेज इज यूज टू forecast द नेक्स्ट मंथ डिमांड, कंप्यूट द forecast ऑफ द लोड ऑन द सेंटर इन द 8th मंथ। ये पूछ रहा है कि लास्ट के 5 डेटा को मंथ के डेटा को यूज करके 8वें मंथ में की फारकास्टिंग कीजिए कि कितना वैल्यू फारकास्ट होगा, फारकास्ट ऑफ द लोड कि 8वें मंथ में मशीन पर कितना लोड होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 5 month मूविंग एवरेज मेथड फारकास्ट फॉर 8th पीरियड क्या होगा, हम लास्ट के 5 मंथ के हम क्या कर लेंगे, डाटा ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि लास्ट के 5 डाटा को ले लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, 8th पीरियड का क्या होगा, फारकास्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया डेटा को 950 प्लस 920 प्लस 860 प्लस 750 प्लस 660 और 5 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 828, यानी कि 828 क्या होगी, 8वें मंथ पर में मशीन पर लोडिंग होगी, फारकास्ट की जाएगी। ये रहा, ये था सिंपल मूविंग एवरेज मेथड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, वेटेड मूविंग एवरेज। इन दिस more weightage is given to the new data forecast for the t+1th period is given by। इसमें क्या किया जाता है कि नए डाटा को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला उसका होता है एफ टी प्लस वन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टी प्लस वन माइनस एन टू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू आई इंटू डी आई। यहाँ पे डब्ल्यू आई क्या है, रिलेटिव वेटेज है, डी आई क्या है, डिमांड फॉर आइथ पीरियड होता है। तो इस पर आधारित एक सवाल है, डाटा अबाउट द लोड ऑन ए मूविंग मशीन सेंटर इज गिवन। मशीन सेंटर पर एक लोड का डाटा दिया गया है पहले मंथ में, प्रीवियस ही क्वेश्चन है, बस इसमें वेटेज के आधार पर दिया गया है। पहले मंथ के लिए 525, दूसरे मंथ के लिए 600, तीसरे मंथ के लिए 660, चौथे मंथ के लिए 750, पाँचवें मंथ के लिए 860, छठे मंथ के लिए 920 और सातवें मंथ के लिए 950। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया इसमें क्वेश्चन में पूछा है, सो कंप्यूट द फारकास्ट फॉर 8th मंथ यूजिंग 3 लेटेस्ट डाटा हैविंग वेट 0.5 फॉर द लेटेस्ट मंथ, 0.3, 0.2 फॉर द अदर 2 मंथ्स। इसमें जो लेटेस्ट डाटा के लिए दिया गया है वेटेज की वैल्यू 0.5, उसके बाद की डाटा के लिए 0.3 और उसके बाद की डाटा के लिए 0.2, यानी कि वेटेज दिया गया है 950 के लिए 0.5, इसके ये सबसे लेटेस्ट डाटा है 7वें मंथ का। इसके पहले है 920 के लिए दिया गया है 0.3 और 860 के लिए 0.2, ये डाटा दिए गए हैं, ये वेटेज दिए गए हैं डाटा के 3 मंथ के। तो फार्मूला से का प्रयोग करके हम इसका आंसर निकालेंगे, तो वह इसका वैल्यू आ जाएगा, फॉरकास्ट फॉर 8th मंथ इक्वल टू जाएगा 950 इंटू 0.5 प्लस 920 इंटू 0.3 प्लस 860 इंटू 0.2, डिवाइड कर देंगे डब्ल्यू आई से, यानी 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2। एक चीज़ ध्यान देने बात है, हमेशा समेसन ऑफ वेटेज जो होगा
उसका होगा 1। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 इजक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा ये रहेगा कि डब्ल्यू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा समेशन उसका 1 के इक्वल टू होता है। तो हमारे पास आ जाएगा जो है 923 क्या हो जाएगा इसका, 930 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8th मंथ के लिए फॉरकास्ट वैल्यू। इसमें इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। इन दिस द वेटेज ऑफ डाटा डिमिनिशेस एक्सपोनेंशियली एज द डाटा ओल्डर। जैसे जैसे डाटा ओल्डर होगा इसका वेटेज क्या होगा कि एक्सपोनेंशियली क्या होगा, कम होता जाएगा। इन दिस ऑल पास्ट डाटा आर अकाउंटेड। इसमें सभी पास्ट डाटा को अकाउंट किया जाता है। द वेटेज डाटा डिक्रीज बाय 1 माइनस अल्फा टाइम्स। इसमें वेटेज होता है हमेशा 1 माइनस अल्फा टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जहाँ पे अल्फा क्या है, स्मूथिंग कांस्टेंट है। इफ एफ टी प्लस 1 फॉरकास्ट फॉर टाइम टी प्लस 1 पीरियड। यदि क्या है, एफ टी प्लस 1 क्या है, टी प्लस 1 पीरियड के लिए फॉरकास्ट वैल्यू है। और डी टी क्या है, एक्चुअल डिमांड फॉर टाइम टी। एफ टी प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी। एफ टी क्या है, फॉरकास्टेड वैल्यू फॉर टी पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी प्लस 1 इक्वल टू अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी। ये वाला फार्मूला आ जाएगा, यूज किया जाएगा। यदि मान लीजिए F9 है तो ये हो जाएगा, F9 को हम लोग लिख सकते हैं, F9 को 9 यानी कि 8 प्लस 1 यानी टी प्लस 1, और टी की जगह क्या हो जाएगा 8। तो जहाँ जहाँ टी रहेगा वहाँ पे हो जाएगा 8 यानी अल्फ़ा D8 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा एफ टी का वैल्यू पे F8 हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा ये वैल्यू एफ टी प्लस 1 इक्वल टू एफ टी प्लस 1 इक्वल टू जो होगा एफ टी प्लस अल्फा टाइम्स डी टी माइनस एफ टी। और एक फार्मूला और होता है कि अगर डिमांड केवल दी गई होगी, डिमांड दिया गया होगा प्रीवियस डाटा के लिए, तो एफ टी प्लस 1 की वैल्यू हो जाती है एफ टी प्लस 1 इक्वल टू अल्फा डी टी प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा डी टी माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डी टी माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब डी टी माइनस 3 प्लस करके इस तरह क्या आएगा, डाटा बढ़ता जाएगा। इसमें सभी डाटा को काउंट किया जाता है। एक इस पर आधारित क्वेश्चन है, द सेल्स साइकिल इन ए शॉप in 3 consecutive months are given as 105, 95, 125 exponential smoothing average method with a smoothing factor 0.2 is used in forecasting. What is the expected sales in the next month? तो इसमें 3 मंथ का के दिया गया डाटा दिया गया है कि इसमें इतना सेल्स हुआ है, और स्मूथिंग एवरेज मेथड को यूज करके बताइए कि अगले मंथ में कितना सेल्स होगा, जबकि स्मूथिंग कांस्टेंट 0.2 है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू दिया गया पहले मंथ के लिए 105, F1 इक्वल टू 105, F2 इक्वल टू 95, F3 इक्वल टू 125 और अल्फा इक्वल टू 0.2। तो हमें एफ टी प्लस 1 का फार्मूला पता है, एफ टी प्लस 1 इक्वल टू अल्फा एफ टी प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एफ टी माइनस 2, ये फार्मूला होता है। हमें 3 साल डाटा दिया है तो हम 3 साल का डाटा यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 3 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F4 के लिए हो जाएगा F4 इक्वल टू हो जाएगा अल्फा F3
प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा F2 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू F1। तो हो जाएगा वैल्यू F4 के लिए F4 इक्वल टू 0.2 इंटू 125 प्लस 0.2 इंटू 0.8 प्लस 95 प्लस 0.2 इंटू 0.8 स्क्वायर इंटू 105। तो ये लगभग वैल्यू हो जाएगी 53.64, जिसको अप्रॉक्सिमम 54 हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट मंथ में जो फारकास्टेड जो सेल्स की फारकास्ट होगी वो 54 होगी चौथे मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉर ए प्रोडक्ट द फारकास्ट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर जनवरी मंथ आर 40 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। इफ इस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग फैक्टर 0.4 देन सेल्स फॉर द फरवरी मंथ। तो जनवरी मंथ के लिए एक्चुअल वैल्यू और फारकास्टेड वैल्यू दी गई है जो कि 40 और 35 है, और एक्सपोनेंशियल यानी अल्फा का वैल्यू 0.4 दी गई थी। डी टी बराबर कितना दिया गया 35 और एफ टी बराबर 40। तो हम जानते हैं कि एफ टी प्लस 1 इक्वल टू होता है एफ टी प्लस अल्फा टाइम्स टी टी माइनस एफ टी। तो जहाँ एफ टी है वहाँ पे 40 वैल्यू रख देते हैं, और प्लस जहाँ अल्फा जो 0.4 और डी टी की जगह 35 और एफ टी की जगह 40 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक और चैप्टर जिसका नाम है इन्वेंट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन्वेंट्री पढ़ेंगे।